हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आरंभ स्टडी आईक्यू। आज बात करेंगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आईएएस बनाने में यूपीएससी के सिलेबस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो ये क्यों है ना, ये क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, आपको एक रोड मैप दे देता है ये। मतलब आपको यहाँ तक जाना है, आईएएस बनना है, आप यहाँ पे हो। यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल रोड मैप मिल जाता है। मतलब यूपीएससी ने खुद कहा है कि ये रास्ते पे जाओ, इस चीज को पढ़ो, यहीं से सवाल आएगा, यहीं से चीजें पूछी जाएगी। तो आपको जब ऑफिशियल रोड मैप मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं पढ़ा जाए, है ना, उसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको रोड मैप मिल जाएगा अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि आपको उस चीज पे ध्यान देना है जो ज्यादा जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा? सिलेबस से पता चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो नॉइस है ना, जो फालतू चीज है, हर कोई कह देता है ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसका। यूपीएससी वहां से सवाल पूछ ही नहीं रहा है। और अगर ये पढ़ोगे तो इसमें लगेंगे, आपको समझ लीजिए, 10 महीने, है ना। और यूपीएससी पूछ रहा है कोई ऐसी चीज जिसको आप 1 महीने में कवर कर सकते हैं, तो ये पढ़ के कवर कीजिए ना उसको। इस पे ध्यान क्यों देना है, इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना है? तो ये जो फालतू नॉइस है इससे बाहर निकलना है ना। ये कैसे निकलेंगे? जब आप सिलेबस को देखेंगे। फिर बात आती है राइट बुक्स को चुनना है। ये वाली राइट बुक्स को चुनना है, राइट टॉपिक्स को चुनना है जिससे सवाल आता है। जो क्वेश्चन आता ही नहीं है, बहुत पुराना हो गया है, वो करंट अफेयर में नहीं है, कोई उसका नुआंस नहीं है, कुछ आता पता नहीं है, उसके बारे में क्यों पढ़ना है? इतना डेप्थ में जाकर नेसेसिटी नहीं है। ये जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, बहुत ही आपको जनरल स्टडीज का जो एस्पेक्ट है उस हिसाब से उसको कवर करना है। मतलब मल्टीफेसेटेड वे में आपको उसको समझना है ताकि उसके जो भी डायमेंशन है वो समझ पाओ। लेकिन बहुत एक चीज को डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है। तो उसी वजह से अपना टाइम बचाना है। और ओवर जो प्रिपरेशन होता है ना, कि एक टॉपिक है, इसमें इतने गहराई में चले गए कि उसमें बहुत ज्यादा महारत हासिल कर ली, लेकिन क्या यूटिलिटी है उसका? इस्तेमाल ही नहीं है उसका। एग्जाम में जाकर आप एक आंसर अच्छा लिख लोगे, उससे क्या होगा? आपको एक आंसर अच्छा नहीं लिखना है, आपको सारे आंसर को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, ये जरूरी है। तो उसी वजह से आपको फालतू चीजों पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वो नहीं करना है। फोकस किस पे होना चाहिए? हाई लेवल, जैसे डीप साइंस के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, डेप्थ वाले साइंस के कोई क्वेश्चन आ गए, एक आध क्वेश्चन आ गया कॉर्नर क्वेश्चन, तो हम सोचते हैं यार हर बार यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट है, आपके अकेले के लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो उसी वजह से फोकस इन चीजों पे ज्यादा नहीं देना, हाई लेवल ये सारी चीजों पे नहीं जाना है। जो बेसिक है ना, बेसिक फाउंडेशन, इन पे ध्यान देना है। ये सारी चीजों को जब आप अच्छे से कवर करोगे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज में आगे बढ़ पाओगे। और उसमें फंडामेंटल क्या चीज है? फंडामेंटल चीज है सिलेबस। सिलेबस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी बात आती है कि प्रिपरेशन को आपको स्ट्रक्चर बना देगा ये सिलेबस। एक तरीके से आपको पता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या अवॉइड करना है, किस चीज को कवर करना है, कितना करना है, कितनी डेप्थ में जाना है, सारी चीज आपको पता होगी। जब ये पता होगा तो यूपीएससी प्रिपरेशन आपको मालूम है ये मैराथन है ना। 1 साल का आपका प्रिपरेशन होगा, 1 साल आप एग्जाम के फेज में होंगे, मतलब 2 साल तो आप समझ ही लीजिए कि आपको उसमें रहना है। यू हैव टू बी देयर फॉर 2 years। और ये 2 years में पूरा ग्रिट, परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन वाला और हार्डवर्क वाला फेज होने वाला है। तो इसमें जो है ये स्प्रिंट नहीं है कि मतलब एक दिन मेहनत कर ली और वैसा नहीं है। तो आपको मेहनत कॉन्टिन्यूसली करना है। इसीलिए बिना स्ट्रक्चर के, बिना किसी प्लानिंग के अगर ये नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप इधर उधर भटकते रह जाओगे, हर चीज को कंज्यूम करते रह जाओगे जिसका यूटिलिटी ही नहीं है, एग्जाम में वो पूछा ही नहीं जाने वाला है, तो उसको क्यों करना? तो उसी वजह से ये लॉस्ट नहीं होना है ना, एग्जाम में भटकना नहीं है, खो नहीं जाना है। तो इसी वजह से एक क्लियर डायरेक्शन सिलेबस से मिलता है। तो इसी वजह से इसको आंखों के सामने रखना है, इसको रिवाइज करना है, इसको रटना है, जो भी करना है ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये चीज है। उसी के साथ में ये जो जर्नी है ना, इसको सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स में ब्रेक कर दो। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको लगेगा यूपीएससी एग्जाम है, उसके लिए जो भी न्यूज़पेपर में आएगा मैं सब कुछ पढ़ूंगा और सब कुछ समझने की कोशिश करूंगा। नहीं पॉसिबल है। अब वो सारी चीजें करने जाओगे, बहुत सारे फाउंडेशन है उस पर ध्यान नहीं दोगे, जो बेसिक चीज है उस पर ध्यान नहीं दोगे, और कहीं ना कहीं आप वहां पे इसके साथ गैम्बल कर रहे हो। तो एग्जाम की जो सीरियसनेस है वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं करा, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट एग्जामिनेशन। इफ यू आर सीरियस, आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार। हम बोलते हैं 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पीवाईक्यू और सिलेबस, है ना। उसमें से अगर सिलेबस को देखें तो ये सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है इसका, तो उस पर ध्यान देना है। एवरी क्वेश्चन यूपीएससी में जो भी सवाल आता है सारा सिलेबस से आता है। और अगर सिलेबस से नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं डिराइव्ड वे में आ रहा है, लेकिन सिलेबस से कुछ ना कुछ तो डिराइव्ड है। ऐसे अंधा कुछ भी उठाकर किधर से भी नहीं दे दिया। वो पूछा गया है ना, मेंशन किया गया यूपीएससी के सिलेबस में। हम देखेंगे आगे कौन कौन से टॉपिक से क्या सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि सवाल तो वहीं से बनना है, ये फॉर श्योर है। तो वो बात है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे जीएस पेपर 2,
पेपर 2 में अगर मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग, ये टॉपिक है ना, ये जीएस पेपर 2 जो मेंस है उसका एक पार्ट है, ये चीज मेंशन की गई है सिलेबस में। अब इसी से डिराइव्ड किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, व्हाई एंटी डिफेक्शन लॉ इज वीक इन इंडिया, ये क्वेश्चन बन गया। अब ये यहीं से डिराइव्ड है, तो अगर आपको इसको आंसर करना है तो आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि डिराइव यहीं से हुआ है सारा चीज। आप बोलोगे सिलेबस से नहीं, सिलेबस से ही है, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली इससे लिंक्ड है ये चीज। उसी के साथ में आप देखेंगे इस तरीके से डायरेक्टली पूरा वहीं से डिराइव हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब आप अपना पेपर देखेंगे मेंस में तो आपको पता चलेगा कि यार 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे आपके एक पेपर में, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़े और वही आ गए, वो चीज होगा। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने थोड़े बहुत आपको नॉलेज होगा, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। अब इसमें भी कुछ हो जाएंगे 1-2 जो एकदम कॉर्नर के क्वेश्चन होंगे, किसी को नहीं आते होंगे, और बाकी जो 3-4 क्वेश्चन होंगे वो आप उसको हैंडल कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से प्रैक्टिस आंसर राइटिंग का किया है तो आप मैनेज कर लेंगे उसको। तो इस तरीके से कुछ नेचर होता है। और ये जो जितने भी पेपर्स हैं ना यूपीएससी के सब्जेक्ट्स, अगर आप देखेंगे हर कोई आपको कुछ ना कुछ स्किल टेस्ट कर रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग की स्किल हो, पॉलिसी मेकिंग की स्किल हो, उसको पॉलिसी थिंकिंग की स्किल हो, सारी चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा है। आपकी इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, थॉट क्लैरिटी, आर्टिकुलेशन और नेशनल पर्सपेक्टिव आपका जो है, डेप्थ है, आपकी ओपिनियंस है, सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के स्टेज पे। तो ये चेक जो किया जा रहा है ये सिलेबस के थ्रू किया जा रहा है। आप सिलेबस को ही अवॉइड करोगे कैसे चलेगा, सिलेबस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर ध्यान देना है। तो 5वीं बात आ जाती है कि यार ये करंट अफेयर को ना स्टैटिक के साथ लिंक करना सिखा देता है। कैसे, मतलब सिलेबस में कोई चीज़ दी हुई है, लेट्स से XYZ सिलेबस में मेंशन्ड है, आपने करंट अफेयर में पढ़ा ABC, राइट, यू रेड अबाउट दिस, ये सिलेबस में मेंशन है, तो ये जो है ये आपका स्टैटिक हो गया और ये जो है ये आपका करंट अफेयर हो गया। अब करंट अफेयर को ऐसे ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है कि बस जानने के लिए पढ़ लिया, इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके साथ लिंक कर कर इसको और अच्छे से समझ पाओ। आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में क्वेश्चन, तो आप इसको सब्सटेंशिएट करोगे, और मतलब लेट्स से स्टैटिक का कुछ लाइन लिख दिया आपने XYZ, और वहां पे उस तरीके से एग्जाम्पल करके आप लिख देंगे, अच्छा ये ABC जो है ये इसको सब्सटेंशिएट करता है। तो इसी वजह से ये जो लिंकेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को अलोन वेग है, ये कुछ काम का नहीं है अकेला, इसको कहीं ना कहीं अलाइन करना पड़ेगा आपको इसके साथ में, और तभी ये काम बन पाएगा, और इसका मतलब है सिलेबस के साथ अलाइन करना है। तो ये बात हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे, बजट है, करंट अफेयर में चीज़ें चल रही है, या फिर ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। अब उसमें आप देखेंगे कि GS2 में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें आप कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसको मेंशन कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिना इसके बात नहीं बनने वाली है। फिर बात आ जाती है कि यार जब नोट्स बनाएंगे ना, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे और रिविजन करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा सिलेबस से। क्यों, सिलेबस में कुछ पॉइंटर्स हैं, उसके बेसिस पे लेट्स से आपने एक टॉपिक उठाया, उसके ऊपर आपने नोट्स बना दिए, है ना, एक टॉपिक है, आपने 1 पेज का नोट्स बना दिया, इस तरीके से ये नोट्स है, और एग्जाम में जाकर जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसी को, पिक्टोरियल मेमोरी है तो आप इसी को वहां पे पेज पर उस तरीके से लिख कर आ गए, है ना, उस तरीके से लिख के आ गए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि आप देखेंगे 3 घंटे का आपका पेपर है, उसमें 20 क्वेश्चन है, आप कैसे नेविगेट करेंगे, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो उसी वजह से वहां पेपर में ज्यादा सोच नहीं सकते हैं, आपके सोचने का इतना टाइम नहीं है, इसीलिए आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर्ड है और सीधा आपने उसके बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है, एंड देन आफ्टर आप पेपर में जाते हैं और उसको लिखते हैं, डायरेक्टली आप वो लिखते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने यहां से निकलेंगे, आपके एकदम यहां से निकलेंगे, बाकी 10 क्वेश्चन होंगे आप उसको मैनेज करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इम्प्रॉम्प्टू वाला चीज हो जाएगा वहां पे, वो बात होती है। और इम्प्रॉम्प्टू में बेहतर करना है तो क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है, और आंसर राइटिंग भी कहीं ना कहीं सिलेबस में जो चीजें पूछी है उसी के ऊपर करेंगे ना, फालतू करंट अफेयर की कोई भी चीज है उस पर आंसर राइटिंग नहीं करना है, स्टैटिक सब्जेक्ट को देखना है, क्या टॉपिक है उसके बेसिस पे सारी चीजें करनी है, ये बात हो जाती है। और इसी की वजह से आपके फ्रेमवर्क्स बनना शुरू हो जाएंगे, आपको टेम्पलेट्स पता चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप GS 1, 2, 3 की बात करेंगे, 4 की बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जैसे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, इसमें पॉलिटी है, इसमें इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, और ये एथिक्स है। ये सारे जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड देयर आफ्टर उसके बेसिस पे आप लिखेंगे कि अच्छा इसमें से ये पॉइंट हो सकता है, इसमें ये पॉइंट हो सकता है, वो चीज़ें मेंशन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सिलेबस। सिलेबस को मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक तरीके से पूरी तरीके से समझना है, क्योंकि आपके IAS बनने की जो पहली सीढ़ी है ना, आपके IAS बनने की जो पहली सीढ़ी है वो ये है, और वो है आपका सिलेबस। सिलेबस को समझना है, फिर बात आती है PYQ की, फिर हम आगे जाएंगे और उस तरीके से चीज़ों को देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको समझना है। जब आप ये करेंगे तो सीरियस एस्पिरेंट
मतलब सिर्फ रीड नहीं करता है सिलेबस को, वो लिव करता है, वो पूरी तरीके से उसको समझता है। उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो सिलेबस के जो टॉपिक्स है उसके बेसिस पे हो जाती है। वो कोई भी चीज़ को देखता है, एनालाइज करता है, तो ऐसे सोचता है अच्छा ये GS2 के इस पार्ट का है, उस तरीके से है, वैसे पर्सपेक्टिव में मल्टी डायमेंशनल वे में उसको लिंक करने की, समझने की कोशिश करता है और अप्लाई करने की कोशिश करता है। रियल लाइफ के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ताकि उसको बेटर तरीके से वो उसको रिकॉल कर पाए और समझ पाए। ये बात हो जाती है। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है सिलेबस को, उसको मेमोराइज करना है, हर उसका शब्द आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, एंड एवरीथिंग यू स्टडी उसको मैच करना है उसके साथ में। इंटरलिंकिंग के बिना बात नहीं बनने वाली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स हाउ टॉपर थिंक एंड दैट्स हाउ टॉपर प्रिपेयर। ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये कहानी है पूरी, आपको इस तरीके से करना है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो जैसे प्रीलिम्स है ना, जो पहला स्टेज है प्रीलिम्स, उसमें 2 घंटे का समय है। उसका अगर आप देखेंगे पेपर 1 है और ये पेपर 2 है, इसका सिलेबस देखेंगे ना, इसको छोड़ दीजिए, इसका सिलेबस मत देखिए। सिंपली आरसी पूछे जाएंगे और उसके साथ में आपको मैथ पूछा जाएगा एंड देयर आफ्टर आपको LR पूछा जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको PYQ देखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, यही है। इसके सिलेबस को छोड़ दीजिए, इसमें से क्वेश्चन आप अवॉइड करेंगे चलेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिटेल में चीज़ें दी गई नहीं है, तो इसी वजह से आप PYQ पे ध्यान दें इस पे। ये जो बात आता है पेपर 1 का, पेपर 1 में आपको क्या करना है, इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, और यही चीज़ है, और ये करंट अफेयर है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन स्कीम्स, ये सब ऐड कर लीजिए, ये सब चीज़ें आती है। अब इसमें भी अगर आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे चलेगा, लेकिन आपको ये पॉइंटर्स के बारे में ध्यान रखना है कि इसको प्रिपेयर करना है। मतलब मेन कोर ये है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कोर है, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, ये मिसलिनियस है ना। तो ये प्राइमरी हो जाती है, स्टैटिक यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, और ये करंट अफेयर के आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट्स है, इनको ध्यान में रखना है। तो ये बात हो जाती है। प्रीलिम्स में PYQ का पूरा गेम है, पूरा गेम ही PYQ का प्रीलिम्स में, राइट। और उसके साथ में जो मेंस है, मेंस में भी PYQ का गेम है, लेकिन सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे GS1 4 पेपर है आपके GS के। GS1 में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, कल्चर मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये आप देखेंगे, ये आपका कल्चर हो गया, देर आफ्टर यहाँ से आपका हिस्ट्री शुरू होता है और ये यहाँ तक जाएगा। फिर ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है, फिर ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंड देर आफ्टर यहाँ पे ये सोसाइटी आपकी स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक है। उसके बाद में ये आपका ज्योग्राफी है। तो आप देखेंगे ज्योग्राफी है, ये सोसाइटी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, और ये आपका हिस्ट्री है, और ये आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। इस तरीके से ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब इसमें कीवर्ड्स को आपको देखना है, लेट्स से कम्युनलिज्म है, तो इस पे आपका पेजर नोट्स होने चाहिए, 1 या 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। कम्युनलिज्म क्या है, उसके ऊपर कौन कौन सी कमिटीज़ हैं जिन्होंने उस पर कुछ रिपोर्ट दी है, किसने क्या कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर एनेक्डोट्स हैं, कोट्स हैं, वो मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई पीस की बात कर रहा है ना, प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो सारी जो चीज़ें वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन कम्युनलिज्म पे आए तो सीधा आप इसको छाप के आए, और आपका जो टाइम है वो बचे, आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आए, क्योंकि आपने सब्सटेंशिएट किया और सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है इसमें। तो ये जो आपकी जर्नी है ना, ये बहुत ईजी हो जाएगी जब आप मेंस में एक्चुअल में आंसर लिखेंगे। तो ये चीज़ करना है ना। इसी तरीके से सारे पॉइंटर्स है, उसमें भी यही कहानी फ्लो करती है। उसके बाद में पेपर 2 को अगर आप देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है, पेपर 2 में आप पाएंगे कि ये पॉलिटी है, आप यहाँ से इसको ला दीजिए, इफ़ यू ब्रिंग इट टिल हियर, ये पूरा पॉलिटी है। एंड पॉलिटी के बाद में ये जो है आप पाएंगे ये सोशल जस्टिस है, ये पॉलिटी हो गया, ये सोशल जस्टिस हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर से सोशल जस्टिस वाला पार्ट आ गया, और ये गवर्नेंस वाला पार्ट आ गया। ये गवर्नेंस है, ये सोशल जस्टिस है, एंड ये भी गवर्नेंस का पार्ट है। गवर्नेंस हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, और उस तरीके से ये फिर से गवर्नेंस वाला पार्ट है, एंड देयर आफ्टर ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। तो इतने सारे इस तरीके से सब्जेक्ट्स GS2 में हो जाते हैं। अब उसमें लेट्स से आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे, तो ऐसे इसको समझिए कि इंडिया है, तो इंडिया के बारे में इंडिया और उसके नेबर्स, तो ये जो भी जितने भी इंडिया के नेबर्स हैं ऐसे समझ लीजिए, उसके बारे में सबसे पहले ये बात हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है इंडिया के किसी कंट्री के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इंडिया एंड कोई कंट्री है, ठीक है, वो हो जाता है। उसी के साथ में एक बात आ जाती है रीजनल ग्रुपिंग, ये आप देखेंगे रीजनल या ग्लोबल ग्रुपिंग है ना, उसके बारे में बात आ जाती है, जैसे नेटो हो गया। उसके साथ साथ में आप देखेंगे IPEC, ये जो ग्रुप्स हैं इन सब के बारे में बात आ जाती है। उसी के बाद में पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ का इंडिया के ऊपर, तो तीसरा आ जाता है पॉलिसीज़ के बारे में। देर आफ्टर आप देखेंगे इंटरनेशनल कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे आप, तो ये हो जाता है यूनाइटेड नेशन, ये सारे जो WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी बॉडीज़ आ जाती है। तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर पाए, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप पॉइंटर्स देखेंगे, इसके बेसिस पे आपके नोट्स होने चाहिए।
ऐसे नोट्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे जो लिखना चाहते हैं। तो इसे इंश्योर करना है। पेपर 3 को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई है इसमें आप पाएंगे कि ये इकोनॉमी है, यहाँ तक इकोनॉमी है, फिर ये यहाँ से एग्रीकल्चर आ जाता है, फिर आप देखेंगे ये एक और इकोनॉमी वाला पार्ट आ जाता है, फिर ये साइंस वाला पार्ट आ जाता है, इकोनॉमी वाला पार्ट आ जाता है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, ये चीज़ें हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे ये फिर से ये साइंस वाला पार्ट है, ये एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, साइंस है। देयरआफ्टर ये जो है ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। अगर इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखेंगे आपको क्या समझ में आता है कि बॉर्डर एरियाज़ में क्या चैलेंज है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, टेररिज्म के साथ में किस तरीके से लिंक्ड होता है ना। इंडिया है, इंडिया के आसपास में जैसे यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज कोई क्राइम है उसका टेररिज्म के साथ में क्या लिंक है, पाकिस्तान से किस तरीके से वो प्रपोनेट हो रहा है, क्या फंडिंग होती है, किस तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से ये डिफरेंट रूट्स को यूज़ करते हैं, कैसे मनी म्यूल्स को यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों में, है ना। ब्लैक मनी का किस तरीके से यूज़ किया जाता है और हवाला क्या होता है। ये जो सारे नुआंसेस है आप यहाँ से कवर करेंगे, इसको समझेंगे। तो ये जो स्टैटिक है इसको कवर करना है यहाँ से ताकि आप इसको मैनेज कर पाएँ। तो ये बात हुई GS3 की। GS4 में अगर आप देखेंगे एथिक्स का पेपर है, उसमें 2 पार्ट में होगा, 130 मार्क्स और 120 मार्क्स। आप देखेंगे ये सेक्शन A होगा और ये सेक्शन B होगा, उस तरीके से आप इसको पाएंगे। सॉरी, ये सेक्शन A होगा और ये सेक्शन B होगा। तो उसमें जब आप इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, एक 10 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 20 मार्कर क्वेश्चन होंगे, ये केस स्टडीज़ होगी और ये सिंपल उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। ये बात हो जाती है। अब इसमें एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारे कीवर्ड्स है। इसके ऊपर नोट्स बाकायदा होने चाहिए, अच्छे से मेंशन, सारी चीज़ें आपको उस तरीके से होनी चाहिए। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्या है, पब्लिक सर्विसेज क्या होता है, मॉरल थिंकर्स कौन से हैं, फिलोसोफर्स क्या, इन सब के बारे में। तो इनके बारे में कुछ कोट दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा किसने कोट लिखा है, आप उसका नाम मेंशन करेंगे, फिर उसका क्या इंटरप्रिटेशन है आप उसको मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से आपको सिलेबस गाइड करेगा। एग्जाम में अगर अच्छा नंबर चाहिए तो सिलेबस आपका मतलब गाइडिंग लाइट है, यही सब कुछ है। अगर आप देखेंगे GS में 400+ मार्क्स लाने की कोशिश होनी चाहिए, ये अच्छा नंबर माना जाता है। सिमिलरली ऐसे में आपको कोशिश करना है 120+ लाए, आपका जो ऑप्शनल है उसमें कोशिश करना है 270+ लाए, ठीक है। तो अगर ये मार्क्स को आप टारगेट करते हैं और 800 के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें भी अगर आप इफ़ यू ट्राई 170 देन यू कैन गेट अ गुड रैंक और गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपका IAS बनने का सपना है वो बहुत ईजिली आप उसमें सेल थ्रू करें, बहुत अच्छे तरीके से उसको नेविगेट करें। तो ये सारी उसकी स्टोरी थी। तो हमने समझा कि UPSC का सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। सिलेबस को आपको रटना है, मेमोराइज करना है, जो भी करना है कीजिए, इसको याद कर लीजिए। क्योंकि आप अभी 12th में हैं, 12th के बाद में 2028 में आप एग्जाम देंगे तो आपके पास 3 साल है ना, यू हैव 3 इयर्स। तो इस 3 साल में आपको पूरी जो जर्नी करनी है ना, ये जर्नी में आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, इस जर्नी में आपका ऑब्वियसली इस जर्नी में आपका बेस्ट फ्रेंड आरंभ स्टडी IQ चैनल होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये सिलेबस जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है, इस चीज़ से, और पूरी तरीके से मेमोराइज करना। आज ही टारगेट बना लो कि आज से आप रोज़ एक एक पेपर जो है उसको मेमोराइज करेंगे, GS 1 2 3 4, और उस तरीके से उसको मेमोराइज करेंगे। जो भी कीवर्ड्स है वो सारी चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, दिमाग में उतारेंगे, समझेंगे क्या इंटरलिंकिंग हो सकता है, एंड देन आफ्टर अपने नोट्स जो बनाना है वो उसके बेसिस पे शुरू करेंगे। तो ये चीज़ करना है। और उसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैड लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है, ये सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और ये जो है मैड लाइफ स्टडी IQ, अगर ये स्कैनर को भी सर्च करेंगे तो आपको उस तरीके से मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो नोट्स है, आपकी जो भी हेल्प है, जो भी क्वेरीज है, उन्हें यहाँ सॉल्व किया जाएगा, है ना। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप यहाँ डाल सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे। एंड देन आफ्टर स्टडी IQ का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो फैकल्टीज़ है स्टडी IQ के, टॉप फैकल्टीज़, उनके जो PDF है, उनके जो मटेरियल्स है, जो फ्री मटेरियल्स है ना, वो सारी चीज़ों को शेयर किया जाएगा, सो दैट आपकी जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाए, आपको एक आइडिया लगे कि कैसे एडवांस नोट्स किस तरीके से बनते हैं, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें आप समझ पाओ। तो ये बात है। उसी के साथ में आप देखेंगे ये पूरा जो सिलेबस का इंपॉर्टेंस है वो इस तरीके से हो जाता है। आई होप एंड विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जो भी लोग 10th 12th में है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 2028 या 2030 या 29 में अपना IAS का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको आइडिया लगे कि किस तरीके से आगे जर्नी तय करनी है। और ये जो चैनल होगा ये बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।